हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर आवर यूनिवर्स के क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही जीके जैसे क्वेश्चन टॉपिक वाइज लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज। तो अर्थ का जो अप्रोक्सीमेट डायमीटर है वो कितना है, ये पूछा है। ऑप्शन ए दिया है 4200 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया है 6400 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया है 12800 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया है 15600 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 12800 किलोमीटर जो है वो अर्थ का अप्रोक्सीमेट डायमीटर है, मतलब कि ये हो जाएगा 12756 किलोमीटर जो है वो एग्जैक्ट जो नंबर है। तो यहाँ पे 12800 दिया है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एप लाइक क्रिएचर आइडेंटिफाइड एज ए मैन वॉज अपियर्ड इन व्हिच इपोक। तो मनुष्य के रूप में पहचान जाने वाला एक वानर जैसा प्राणी किस युग में प्रकट हुआ था? तो मतलब कि ह्यूमन लाइक जो फेस होता है उस टाइप का जो फेस कौन से जो युग में पहली बार जो है देखा गया था? ऑप्शन ए दिया है प्लेस्टोसेनी इपोच, ऑप्शन बी दिया है प्लियोसेनी इपोच, ऑप्शन सी दिया है मायोसेनी इपोच, ऑप्शन डी दिया है ओलिफिगोसेनी इपोच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्लेस्टोसेनी इपोच जो है इस युग में जो है, इस काल में, ये जो एप लाइक जो क्रिएचर, मतलब मनुष्य का जो पहला चेहरा, मनुष्य जैसा चेहरा दिखने वाला जो क्रिएचर है उस टाइम पे पहली बार के लिए जो अपीयर्ड हुआ था। याद रखना, उस टाइम पे जो है ये उस जो एप लाइक क्रिएचर था उसको कहा जाता था ऑस्ट्रालोपिथेकोस। ऑस्ट्रालोपिथेकोस उसका नामकरण जो है इस टाइप का किया गया है हिस्ट्री में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट डायनासोर अपीयर्ड इन व्हिच पीरियड। तो पहला डायनासोर किस काल में दिखाई दिया था? ऑप्शन ए दिया है पर्मियन पीरियड, ऑप्शन बी ट्रायसिक पीरियड, ऑप्शन सी दिया है जोरासिक पीरियड, ऑप्शन डी दिया है क्रिटेशियस पीरियड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ट्रायसिक पीरियड जो है उस टाइम पे जो पहला डायनासोर अपीयर्ड हुआ था। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट 4 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर का जो पहला 4 सैटेलाइट है, जुपिटर का जो पहला सैटेलाइट है, ये किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए दिया है गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी केपलर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। गैलीलियो जो है उन्होंने जुपिटर का जो ये सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट को ये डिस्कवर किए थे 1610 में। नेक्स्ट है, व्हिच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज द अर्थ। तो हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी जितना ही बड़ा है? ऑप्शन ए दिया है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी प्लूटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीनस जो है, शुक्र ग्रह जो है, हाँ, उसका जो साइज है हमारे पृथ्वी जैसा ही, पृथ्वी के जो जितना साइज है उतनी उसी के आसपास का साइज है। ठीक है, तो इसको इसलिए मतलब पृथ्वी का जो है, वेनस को पृथ्वी का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, ट्विन प्लैनेट, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्लैनेट दैट टेक्स 88 डेज टू मेक 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इज। तो पृथ्वी का जो पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कौन सा जो ग्रह है 88 अर्थ डेज लेता है? ऑप्शन ए दिया है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी मार्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। मर्क्यूरी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 88 दिन लेता है। ठीक है, जैसे ही उसी तरह का सैटर्न को कितना टाइम लगता है? सैटर्न को याद रखना 30 साल लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए। जैसे ही जुपिटर को कितना टाइम लग जाता है? जुपिटर को लग जाता है 12 साल, 12 अर्थ ईयर्स। ठीक है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कि आपका जो एग्जाम में आ सकते हैं। सैटर्न को लग जाता है 30 साल, जुपिटर को 12 साल, और ऐसे ही मार्स को लग जाता है 678 दिन, 687 डेज लग जाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय द इक्लिप्स ऑफ द मून। तो चंद्रमा के ग्रहण से क्या तात्पर्य, मतलब कि चंद्रमा का जो ग्रहण है वो क्या है? ऑप्शन ए दिया है इट इज ए पाथ अलोंग व्हिच द मून रिवॉल्व्स, ऑप्शन बी दिया है व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट कॉजेस द शेडोज ऑफ द मून टू फॉल ऑन अर्थ, ऑप्शन सी दिया है इट ऑकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून एंड द
सेंटर ऑफ ऑल थ्री आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन डी दिया है फॉर एनी प्लेस इट इज द एवरेज एंगल मेड बाय एन लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मून टू प्लेस एंड हॉरिजॉन्टल एट मिड पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट कॉजेस द शेडोज ऑफ द मून टू फॉल ऑन अर्थ। ठीक है, तो चंद्रमा के जो ग्रहण होता है वो किस वजह से होता है? चंद्र ग्रहण जो होता है वो सूर्य और ये चंद्र के बीच में पृथ्वी जो आ जाता है, पृथ्वी का जो शेडो उसके ऊपर पड़ता है चंद्र के ऊपर, उसी को हम लोग जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है द परमानेंट टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट टुगेदर कॉजेस। तो परमानेंट टिल्ट जो है, जो पृथ्वी के अक्ष का स्थायी जो झुकाव है और इसके कक्षा पर पृथ्वी का परिक्रमण एक साथ कारण क्या बनाते हैं? मतलब कि जो पृथ्वी अपने जो रिवोल्यूशन जो पथ है उसके ऊपर जो टिल्टेड होकर रहता है और जो रिवोल्यूशन करता है पृथ्वी, वो क्या इफेक्ट देता है? ऑप्शन ए दिया है डे एंड नाइट। ऑप्शन बी वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स। ऑप्शन सी दिया है डिफरेंस इन टाइम बिटवीन प्लेस ऑन डिफरेंट मेरिडियन। ऑप्शन डी दिया है द डिफ्लेक्शन ऑफ वाइंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। तो जो दिन और रात का जो मतलब कि जो लेंथ है वो जो चेंज होता है वो अलग अलग टाइम के हिसाब से सारा जो पूरा साल में उसी की वजह से होता है। किसके वजह से? परमानेंट टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट मिडनाइट। तो जब सन जो है वर्टिकली ओवरहेड होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सा है? ऑप्शन ये देखिए, ये अगर अर्थ हो गया और ये हो गया हम लोगों का जो है इक्वेटर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये साउथ हेमिस्फीयर में रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब सन पूरा ओवरहेड रहता है, सर के पूरा ऊपर रहता है, तब क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया है डेज एंड नाइट आर इक्वल लेंथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन बी दिया है नाइट आर लॉन्गर देन डेज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन सी दिया है डेज एंड नाइट आर इक्वल लेंथ एट द पोल। ऑप्शन डी दिया है नाइट इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ नॉर्थ पोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो रात जो है लॉन्गर हो जाता है दिन से। ठीक है, नेक्स्ट है द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज। तो पृथ्वी से सूर्य का जो है औसत दूरी कितना है? ऑप्शन ए दिया है 1500 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन बी दिया है 300 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन सी दिया है 227 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन डी दिया है 149 मिलियन किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 149 मिलियन किलोमीटर जो है ये औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो सूर्य से पृथ्वी जब सबसे दूरी पे रहता है तो वो होता है करीब करीब 151 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर में रहता है, और पृथ्वी जब सूर्य का सबसे पास रहता है तो वो हो जाता है 148 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो एवरेज निकालने से वही 149 पॉइंट समथिंग मिलियन किलोमीटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो किस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है सैटर्न। ऑप्शन बी अर्थ। ऑप्शन सी जुपिटर। ऑप्शन डी मार्स। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हमारा पृथ्वी जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी टेकन एज एविडेंस टू शो दैट द अर्थ इज स्फेरिकल। तो जो ऑप्शन में दिया है कौन से स्टेटमेंट को ये मतलब कि एविडेंस के हिसाब से लिया जा सकता है प्रूफ करने के लिए कि अर्थ का जो ये शेप है वो गोलाकार है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन बी दिया है सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डे व्हेन अदर पार्ट्स हैव नाइट। ऑप्शन सी दिया है द अर्थ हॉरिजन इज टू बी कर्व्ड व्हेन सीन फ्रॉम एन एरोप्लेन। ऑप्शन डी दिया है द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डे एंड अदर पार्ट्स हैव नाइट। तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो है हर टाइम दिन रहता है और कुछ हिस्से में जो है ये रात रहता है। वो एक मतलब एविडेंस के हिसाब से लिया जाता है जिससे प्रूव करने के लिए कि अर्थ का जो शेप है, साइज है, वो गोलाकार है। नेक्स्ट है द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन। तो पृथ्वी जो है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने के लिए कितना दिन लगाता है? ऑप्शन ए दिया है 365 डेज। ऑप्शन बी 360 डेज। ऑप्शन सी दिया है 365 डेज 6 आवर्स। ऑप्शन डी दिया है 1 डेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन
सी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना 365 डेज 6 आवर जो है ये हो जाएगा सही आंसर। तो ये यहाँ पे 365 डेज जो दिया है ये बिल्कुल भी इसको नहीं चूज करना है, ये आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर 365 डेज 6 आवर। इसी 6 आवर जो है बच जाता है, उसी की वजह से हमको फरवरी में जो है 29 डेज देखने को मिलता है हर 4 साल में। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द प्रूफ्स ऑफ द अर्थ शेप। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी की आकृति के प्रमाण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी सर्कमनेविगेशन, ऑप्शन सी द अर्थ शैडो, ऑप्शन डी द बेडफोर्ड लेवल कैनल एक्सपेरिमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो पृथ्वी का जो शेप को प्रूव करने के लिए इसमें से ये जो ऑप्शन दिया है ये कनेक्टेड नहीं है, पृथ्वी का शेप को प्रूव करने के लिए ये एक एविडेंस के हिसाब से नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है एन इलिप्स ऑफ सन टेक्स प्लेस। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए दिया है व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ऑप्शन बी दिया है वंस इन एवरी 5 मंथ्स, ऑप्शन सी दिया है व्हेन द मून इज फुल, ऑप्शन डी दिया है व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य यहाँ पे होगा, अगर पृथ्वी यहाँ पे है तो क्या सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा का जो परछाई है ये पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका मतलब यह है कि व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अगर ये अर्थ है ये सन है तो मून इन दोनों के बीच में जब पार होगा तो उसका परछाई जो है पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। तो सूर्य का सबसे बाहरी परत जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है क्रोमोस्फियर, ऑप्शन बी फोटोस्फियर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी लिथोस्फियर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कोरोना कहा जाता है। जो ये सन का जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे आउटर लेयर, उसको कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइटन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। तो टाइटन जो है वो कौन से ग्रह का सबसे बड़ा नेचुरल जो सैटेलाइट होता है, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक चांद होता है। ऑप्शन ए दिया है मर्क्यूरी, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैटर्न। सैटर्न का जो है सबसे बड़ा जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, उसका नाम है टाइटन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स क्लॉकवाइज। तो कौन सा ग्रह जो है ये मतलब कि घड़ी के दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज रोटेशन है किसका। ऑप्शन ए दिया है प्लूटो, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी मर्क्यूरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। वीनस जो है, शुक्र ग्रह जो है, इसका जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे ये वो क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो क्या क्या फैक्टर्स दिया है। एक नंबर में दिया है रोटेशन ऑफ द अर्थ, 2 नंबर में दिया है एयर प्रेशर एंड वाइंड, 3 नंबर में दिया है डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, 4 नंबर में दिया है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो प्रश्न पूछा है व्हिच ऑफ द अबव फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। तो ओशन करंट में जो, और ओशन करंट जो होता है, जो मतलब कि समुद्र में जो जल प्रवाह होता है, वो उसमें से वो जो 4 स्टेटमेंट दिया है, 4 फैक्टर दिया है, कौन से इसके लिए दायी हैं। ऑप्शन ए दिया है 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 4, ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से ओशन करंट जो है, ओशन करंट को अफेक्ट करता है। और एयर प्रेशर एंड वाइंड ये भी एक फैक्टर है जो ओशन करंट को अफेक्ट करता है। और एक है डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, तो जो ओशन वाटर का डेंसिटी है वो भी एक फैक्टर है जो ओशन करंट को जो है अफेक्ट करता है। लेकिन रिवॉल्यूशन ऑफ जो अर्थ है, तो पृथ्वी का जो है सूर्य के तरफ चारों तरफ चक्कर लगाना, ये मतलब कोई भी एक फैक्टर नहीं है जो ओशन करंट को अफेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर इज इक्विवेलेंट टू नियरली। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो इक्वेटर के पास पे जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो नियरली कितना किलोमीटर होता है। ऑप्शन ए दिया है 101 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 121 किलोमीटर, ऑप्शन डी 125 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 111 किलोमीटर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। तो देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये कोई ना कोई एग्जाम में पिछले वर्ष में आ चुके हैं ऑलरेडी, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में। तो इसको ध्यान से इसका क्वेश्चन और आंसर को याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है।
और प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।